इल्वर्ट बिल क्या है? याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन द्वारा 1883 ईस्वी में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिसमें भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में बसे यूरोपियों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार दिया गया था और इसी को इल्वर्ट बिल कहा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट टीचर मिथिलेश सर। आज आपके पास प्रधान शिक्षक हेतु सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन कह रहा है, भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहां से ली है? ऑप्शन है आपका यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन आपका न्यूजीलैंड। याद रखिएगा, हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई देश से ही लिया गया है ताकि संविधान को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। तो याद रखिएगा, भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा जो है ये कनाडा से लिया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है? ऑप्शन है अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्याचल और पांचवा ऑप्शन आपका दिया हुआ है एक से अधिक। इसके पहले मैं 4 ऑप्शन ही दे रहा था, लेकिन बीपीएससी में चूंकि 5 ऑप्शन रहते हैं और इसी प्रकार से रहते हैं, इसीलिए मैंने 5वां ऑप्शन को भी ऐड किया है। तो इसका आंसर आप लोग सोचिए कि कौन सा प्राचीन पर्वत है। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अरावली। अरावली के बारे में कुछ जानकारी है, उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। दक्षिण पठार के पश्चिमी भाग में, याद रखिएगा, दक्षिण पठार के पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत स्थित है, जो अत्यंत प्राचीन होने के कारण आज अवशिष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। और जो आपका उदयपुर है, तो याद रखेंगे उदयपुर के पास इसे हम जरगा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, अरावली पर्वत को उदयपुर के पास किस नाम से जाना जाता है? तो जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर, जिसका ऊंचाई जो है 1722 मीटर है, इसकी सर्वोच्च चोटी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अलग से थी जिसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व का प्रथम परखनली शिशु है? ऑप्शन दिया हुआ है आपका इंदिरा रॉय, लूसी ब्राउन, भारतीय व्यास, नैन्सी बॉनसन और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, विश्व का प्रथम परखनली शिशु जो है उनका नाम है लूसी ब्राउन। क्या नाम है? लूसी ब्राउन, ऑप्शन बी। और याद रखेंगे, इसका जन्म जो हुआ था 25 जुलाई 1978 ईस्वी को हुआ था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विश्व का प्रथम परखनली शिशु कौन है? तो विश्व का प्रथम परखनली शिशु है आपका लूसी ब्राउन, जिसका जन्म 25 जुलाई 1978 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? यहाँ आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो याद रखिएगा, 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा जो है वो जहांगीर द्वारा चलाया गया था। और इस प्रथा में क्या था? तो याद रखेंगे कि बिना जात पद बढ़ाए हुए मनसबदारों को अधिक से अधिक सेना रखनी पड़ती थी। इसी को कहा जाता था 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा। और याद रखेंगे किसने चलाया था? तो जहांगीर ने चलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से ये एक है। याद रखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा था? तो एडम स्मिथ ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो याद रखिएगा, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार जो है वो केवल और केवल संसद के पास निहित है। और याद रखेंगे, यह अनुच्छेद 2 के अनुसार है। याद रखिएगा, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है और ये किस में वर्णित है? तो अनुच्छेद 2 में है, जिसके तहत में किसी भी राज्य को मिला सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1969 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? याद रखिएगा, 19 जुलाई, याद रखेंगे 19 जुलाई 1969 को उस समय की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके द्वारा एक अध्यादेश जारी किया था जिसके तहत 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और उस समय वैसा ही बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था जिसकी राशि 50 करोड़ या उससे अधिक थी। तो याद रखेंगे
कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंक का किया गया था। और कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। और कितने राशि? तो 50 करोड़ या उससे अधिक की राशि रहने पर ही राष्ट्रीयकरण उस समय किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसे समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है। ऑप्शन है आपका लोहा, सोडियम, फास्फोरस और चौथा ऑप्शन आपका कैल्शियम। तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। याद रखिएगा, मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व? 6 तत्व पाए जाते हैं। ये कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम तथा फास्फोरस। और इसमें अगर हम देखेंगे मात्रा का, तो याद रखिएगा कि 65% ऑक्सीजन होता है, 18% कार्बन होता है, 10% हाइड्रोजन होता है, 3% नाइट्रोजन होता है, 1.4% आपका कैल्शियम होता है और 1.1% जो है आपका फास्फोरस होता है। अगर हम ऑप्शन बेस यहाँ पर अगर देखते हैं तो लोहा, सोडियम, फास्फोरस और कैल्शियम दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो मात्रा मैंने जो बताया वो ऑक्सीजन का बताया, तो ऑक्सीजन यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं। दूसरे नंबर पे मैंने जो बताया कार्बन का बताया, तो कार्बन आपका 18% होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका कार्बन भी नहीं है। तीसरे में आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन आपका 10% है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। फिर आपका नाइट्रोजन जो है वो 3% है, यहाँ पर नाइट्रोजन भी आपका नहीं दिया है। उसके बाद अब आपका आता है कैल्शियम और फास्फोरस। तो कैल्शियम और फास्फोरस में देखते हैं कि कौन सा तो जो है वो ज़्यादा मात्रा में है। तो कैल्शियम आपका है 1.4% और फास्फोरस जो है वो आपका है 1.1%। तो चूंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम और फास्फोरस, लोहा और सोडियम तो मैंने खत्म कर दिया ऑप्शन के आधार पे, तो कैल्शियम जो है वो आपका है 1.4%, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम। जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में आपका लोहा, सोडियम, फास्फोरस और कैल्शियम ही पूछे, अन्य ऑप्शन भी दे सकते हैं। इसलिए मैंने जितने भी तत्व बताए हैं उसका जो परसेंटेज जो है हमारे शरीर में कितना है वो जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि अगर ऑप्शन अगर चेंज होता है तो हमारा क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है संसार दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया था? तो याद रखिएगा यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैसों के गोले को कहते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन है जीवमंडल, समताप मंडल, वायुमंडल और चौथा ऑप्शन आपका आयनमंडल। याद रखिएगा पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैसों के गोले को वायुमंडल कहा जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ और कुछ नया भी इसमें ऐड करूँगा। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु की विस्तृत जो फैलाव होता है उसे वायुमंडल कहा जाता है। और वायुमंडल के ऊपरी परत, याद रखिएगा वायुमंडल के जो ऊपरी परत जो है उसका अध्ययन को हम वायु विज्ञान कहते हैं और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग भी सोचिएगा आंसर क्या होगा। पीलिया रोग किसके सही रूप से काम नहीं कर पाने से होता है? डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा यकृत के सही तरीके से काम नहीं करने के कारण पीलिया रोग होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यकृत। चलिए कुछ सामान्य अनुच्छेदों को हम जानते हैं, याद रखेंगे। अनुच्छेद 32, कितना बोल रहा हूँ? अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। याद रखिएगा अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। इस अधिकार के तहत यदि किसी का भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में शिकायत कर सकता है। और याद रखिएगा अनुच्छेद 30 जो कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। वहीं अनुच्छेद 31 की बात करें तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 31, संपत्ति का जो अधिकार हमारे मौलिक अधिकार में पहले आता था उसे निरस्त कर दिया गया और ये संविधान के 44वां संशोधन द्वारा हुआ है। और वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 35 का, तो मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद जो है वो कानून बना सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और केवल ये क्वेश्चन नहीं, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी कण के रेखीय संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन है 2 गुनी, 4 गुनी, अपरिवर्तित, और चौथा ऑप्शन आपका आधी। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी कण के रेखीय संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो अपरिवर्तित होगी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। वैसे है तो ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन, लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। और सेकेंड स्थान जो क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का वरीयता अनुक्रम में कौन सा स्थान है। तो लोग सोचते हैं कि राष्ट्रपति पहला होता है तो उनकी जो पत्नी होंगी उनका स्थान जो होगा वो दूसरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ बात हो रहा था भारत के उपराष्ट्रपति का, तो भारत के उपराष्ट्रपति का स्थान जो होता है वो भारतीय संविधान के अनुसार दूसरा होता है, और पहला सभी जानते हैं। तो पहला स्थान भारत के राष्ट्रपति का होता है, और तीसरा स्थान जो होता है वो भारत के प्रधानमंत्री का होता है। तो याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारत के संविधान के अनुसार वरीयता अनुक्रम में पहला स्थान राष्ट्रपति का, दूसरा स्थान उपराष्ट्रपति का, और तीसरा स्थान प्रधानमंत्री का होता है। आपकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मैं आगे का वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन की संख्या बढ़ाना मेरी मजबूरी है, अतः रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वो लगता है कुछ सजेशन तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर सजेशन कर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। तो याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश के साथ। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि बांग्लादेश जो है भारत के साथ कितने किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कवर करता है, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन युआन मुद्रा है। याद रखिएगा कि मुद्रा से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, जरूर नहीं इसी क्वेश्चन को, लेकिन किसी न किसी देश का एक मुद्रा जो है वो जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है आपका चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और पोलैंड। तो याद रखिएगा युआन जो है वो चीन का मुद्रा है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, सभी जानते हैं कि चीन का जो भाषा है उसे हम चीनी भाषा कहते हैं, लेकिन और ये एक वहाँ का मुख्य भाषा है, उसका नाम जो है मंदारिन है। याद रखिएगा चीन की मुद्रा को हम युआन कहते हैं, और यहाँ की भाषा चीनी है एवं मंदारिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ध्यान से इसे देखिएगा। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली निम्न महिलाओं में से सबसे कम आयु वाली कौन थी? समझिएगा, निम्न में से सबसे कम आयु वाली महिला कौन है जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की है? तो याद रखिएगा एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली सबसे कम आयु की जो महिला है उनका नाम है दिक्की डोलसा। क्या नाम है? दिक्की डोलसा। याद रखेंगे भारत की बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाली निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो याद रखिएगा दिक्की डोलसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो याद रखेंगे बाबर ने इब्राहिम लोदी के सेना का सामना किया था। याद रखेंगे पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना का सामना किया था। तो याद रखेंगे पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किसके किसके बीच में? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इस युद्ध में बाबर के तोपखाने के आश्चर्यजनक कार्य किया था, और इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होने के बावजूद पराजित हुई थी, और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया, जिसके फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। और बाबर ने 27 अप्रैल 1526, याद रखेंगे 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने स्वयं को बादशाह घोषित करते हुए भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आपको नहीं आता हो तो किसी से पूछ लीजिएगा कि सब्सक्राइब कैसे करना है और बेल आइकन कैसे दबाना है। धन्यवाद।